नमस्ते। कल हमने कुछ प्रो लाइन वाले आसन देख लिए थे, तो प्रो लाइन में ही आगे बढ़ते हुए आज हम स्टैंडिंग वाले और जो हमारे नी वाले आसन होते हैं उसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से मैं प्रो लाइन में जा रहा हूँ। यहाँ पे हमने लास्ट में देखा था कि मैंने यहाँ पे मकरासन आपको बता दिया था। मकरासन करने के बाद हम किस तरह से ऊपर आएंगे वो आप एक बार देख लेंगे। दोनों हाथ की हथेली कंधे के नीचे इस तरह से खुली हुई रहेगी, बाहर की ओर निकली हुई। दोनों पैर की एड़ियाँ मिली रहेगी, घुटने मिले रहेंगे। सांस भरते हुए आप भुजंग आसन में होते हुए इस तरह से जैसे मैंने कल बताया था आपको आप आएंगे। फिर अपने पैल्विक को उठाएंगे। ये मेथड होता है, तरीका होता है किसी आसन से चेंज करने का। अभी मैं इस तरह से वज्रासन में आके बैठ गया। वज्रासन में आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से पैरों को रखा हुआ है, मतलब मेरी एड़ियाँ बाहर की ओर निकली हुई है। मेरा जो राइट अंगूठा है वो लेफ़्ट अंगूठे के ऊपर है, ठीक है। तो ये पीछे से मैंने दिखाया। आगे से किस तरह से दिखेगा, ये दोनों घुटने मिले हुए रहेंगे, ठीक है। वज्रासन में आप इस तरह से काफ़ी देर तक बैठेंगे। इस तरह से हाथों को भी रख सकते हैं या फिर अपने नीज पे भी रख सकते हैं। कंधे ढीले, पीठ सीधी रहेगी। गहरी सांस लेंगे। कुछ देर इसी स्थिति में हम रहेंगे। इस स्थिति में रहने का जो मतलब है वो ये है कि आपके जो घुटने हैं वो इससे स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपकी जो पिंडलियां हैं, आपकी जो थाइज़ हैं, उन दोनों में एक प्रेशर आता है। तो प्रेशर आने से कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं, हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। वो क्या करेंगे यहाँ पे कि आप इस तरह से बैठे रहेंगे। अब ये वाला आसन अगर आप डेली खाना खाने के बाद करते हैं तो आपका खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा। इसमें आपकी जो पीठ है बिल्कुल सीधी रहती है और वो डायमंड के जैसी स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए इसका नाम वज्रासन पड़ा। दूसरा, ये इस तरह से हमने जो घुटने मोड़ रखे हैं तो यहाँ पे घुटनों में हमारे साइनोवियल फ्लूइड होता है। वो साइनोवियल फ्लूइड हमारे घुटनों को और नॉरिश करेगा, उसका फ्लो बढ़ेगा, उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो हमको घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ऐसा करके अगर हम बैठे रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक तो हमको घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम कभी होएगी नहीं। लेकिन जिनको घुटने से रिलेटेड सीवियर प्रॉब्लम है, हल्की फुल्की प्रॉब्लम वाले कर सकते हैं। अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो आप इसको ना करें, वरना और ज़्यादा दिक्कत होगी। अब क्या करेंगे, हम दोनों हाथों को इस तरह से साइड में ऊपर की ओर लेके जाएंगे सांस भरते हुए। जब दोनों हाथ की हथेली आपके कंधे के समांतर आ जाएंगी तो उसकी दिशा आप ऊपर की तरफ कर देंगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ आपको आना है। अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ इस तरह से पुश करना है। इस तरह से पुश करने के बाद आपको दोनों हाथ मिला लेने हैं। दोनों हाथ मिला लेने के बाद आपको इसी स्थिति में थोड़ी देर तक बने रहना है। जब आप इसको करते हैं तो आपकी जो स्पाइन है वो पूरी ऊपर तक खिंचती है। आपका चेस्ट ओपन होता है, आपका हार्ट ओपन होता है, आपके जो स्कैपुला बोन है वो इससे नॉरिश होते हैं। आपको फ्रोजन शोल्डर है तो वो इससे अच्छा होता है। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो अच्छी होती है। पेल्विक के पास की कोई प्रॉब्लम है वो अच्छी होती है इससे। तो इसमें दोनों ही चीज़ आ गई। एक तो पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम, घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो सब आ गया, और आपका अपर पोर्शन को भी सही कर रहा है। धीरे धीरे आप नीचे आ जाएंगे। जब आपकी हथेली इस तरह से कंधे के समांतर रहेगी तो उसको आप दिशा चेंज करके वापस नीचे आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। इस स्थिति में आप थोड़ी देर रहेंगे। अब इस स्थिति में आने के बाद मैं आपको जो नेक्स्ट बता रहा हूँ वो है मंडूक आसन। तो मंडूक आसन होता है फ्रॉग पोज, क्योंकि जो फ्रॉग होता है उसको संस्कृत में मंडूक बोलते हैं। तो ये जो शेप है वो मंडूक के जैसे दिखेगी, इसीलिए इसको हमने मंडूक आसन बोला। करेंगे क्या, इस तरह से आप अपने हथेलियों को इस तरह से फिस्ट बनाएंगे, मतलब अंगूठा आपकी चारों उंगलियों के नीचे इस तरह से रहेगा।
दोनों हाथों से बना लिया। उसके बाद इसको पेट पे नाभि के पास इस तरह से रखेंगे कि ये जो अंदर वाला पोर्शन है वो नाभि के पास रहेगा। सांस छोड़ेंगे, सामने देखेंगे और आप आगे की तरफ बेंड करेंगे इस तरह से, जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको सिर को नीचे नहीं रखना है, आपको सामने की तरफ देखना है। ध्यान रहे कि आपका जो पेल्विक है, जो आपकी हिप्स है, वो आपकी एड़ियों से ऊपर ना जाए, कोशिश यही रहेगी। ये वाला आसन बहुत ही जल्दी ओबेसिटी को ख़त्म करता है, डायबिटीज़ को भी ये ख़त्म कर देता है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। पेट से रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड कोई भी इशू होता है किसी को भी, किसी भी प्रकार का, तो ये उसको क्योर करता है। तो डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हम ओबेसिटी की बात कर रहे हैं, तो ओबेसिटी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। सांस भरते हुए वापस आ गए। अगर आप शुरू में इस तरह से कैपेबल ना हो कि आप इस तरह से अंगूठा बना रहे हैं, फिस्ट बना के आप कर रहे हैं, अगर आप इस तरह से नहीं कैपेबल हैं, तो आप अपनी हथेलियों को भी इस तरह से रख के जा सकते हैं। हथेलियों को जब आप रख के जाएंगे तो आगे की तरफ आप झुकेंगे पेल्विक से, आपको थोरेसिक नहीं झुकाना, सामने की तरफ देखते हुए इस तरह से सांस को छोड़ते हुए सामने जाना है, सामने देखना है, सांस को पूरा बाहर फेंक देना है। एक बार इस स्थिति में आने के बाद आप सांसों को सामान्य कर लेंगे। फिर वापस से सांस भरते हुए आ जाएंगे, हथेलियाँ आपकी ज़मीन पे आ जाएगी। तो ये था मंडूक आसन। अभी नेक्स्ट हम कर लेते हैं मर्जर आसन, मतलब द कैट पोज, कैट एंड काउ पोज। मर्जर का मतलब होता है कैट इन द संस्कृत, तो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह की शेप ले ली अपनी बॉडी की, नीज़ पे थे, दोनों हाथ की हथेलियाँ मैट पे रखी। कितनी दूर रखनी है? जितना आपके शोल्डर की डिस्टेंस का पार्ट है उतना ही आपको दोनों हथेलियों के बीच की दूरी रखनी है। अब आपके घुटने मिले रहेंगे, ठीक है। सांस जब हम भरेंगे तो स्पाइन पीछे की तरफ बेंड होगी, आप ऊपर की तरफ देखेंगे, आपका थोरेसिक रीजन नीचे की तरफ दबेगा। सांस छोड़ेंगे, आपका थोरेसिक रीजन ऊपर उठेगा इस तरह से, जैसे मैं बता रहा हूँ। पूरा सांस छोड़ देंगे, पेट को स्क्वीज करेंगे, स्कैपुला को दूर भेजेंगे, कंधों को नीचे पुश करेंगे और अपने चिन को आपके जगलर नॉच जो होता है गले पे, उस पे आप रखेंगे। फिर से सांस भरते हुए कैट पोज, सांस छोड़ते हुए काउ पोज, सांस भरते हुए कैट पोज। अब देखिए यहाँ पे मैं पेल्विक से रोल करते हुए आ रहा हूँ। एक्सेल, काउ पोज, इस तरह की स्थिति में आ गए। इस स्थिति में आने के बाद आप यहाँ पर दंड आसन भी कर सकते हैं। दंड आसन करने के लिए दोनों पैरों को पीछे की तरफ आप सीधा खींच देंगे। सीधा खींचने के बाद इस स्थिति में आप रहेंगे। आपके शोल्डर से आपके हील तक आपकी पूरी एक इनलाइन रहेगी। ये आपके शोल्डर के लिए भी अच्छा रहता है। एक्सेस फैट जो होता है वो कम करता है, आपके बाइसेप ट्राइसेप को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी रिस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके एब्डोमेन रीजन पे जितना भी फैट होता है उसको ख़त्म करता है। तो कुल मिला के ये सब जगह से बारी बारी फैट को रिड्यूस कर रहा है। इस स्थिति में रहेंगे थोड़ी देर, जितना आप होल्ड कर सकते हैं एज पर योर कैपेसिटी। उसके बाद सबसे पहले अपने नीज़ को ग्राउंड पर रखेंगे और इस तरह की स्थिति में आ जाएंगे। मैंने अपने चेस्ट ओपन कर लिया, शोल्डर ओपन कर लिए। शोल्डर को मैंने पीछे की तरफ इस तरह से ओपन किया, अपनी बॉडी को ऊपर की ओर खींचा। अब मेरा नी से लेके मेरे शोल्डर तक पूरा एक इनलाइन है। मैंने अपने लेफ़्ट हैंड को ऊपर की ओर उठाया, स्विंग कराते हुए मैं इसको पीछे ले गया और अपने लेफ़्ट हील को मैंने टच किया। उसी तरह से मैंने अपने राइट हैंड को ऊपर उठाया और इस तरह से मैं पीछे लेके गया। इनिशियली आपको इस तरह से ही करना है। दोनों हाथों का प्रयास आप तब करेंगे जब आप इसमें थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। आप ऊपर की तरफ देखेंगे, आपकी उंगलियां इस तरह से रहेगी ज्ञान मुद्रा में। फिर
सांस छोड़ते हुए वापस आप आ जाएंगे। इसको अब दूसरी साइड से देख लेते हैं। अभी मैंने राइट हैंड को पीछे लेके गया, अपने हील को मैंने पकड़ा, लेफ़्ट हैंड से मैं पीछे की तरफ गया, पेल्विक को आगे पुश किया, शोल्डर को ओपन किया, चेस्ट को भी ओपन किया, आगे की तरफ पुश करने की कोशिश करी। मैंने ये कोशिश करी कि मेरा नी से लेके और मेरा थोरेसिक ये वाला जो पोर्शन है वहाँ तक इनलाइन रहे, उसके बाद बेंड है। अब मैं जिस तरह से गया था उसी तरह से मेरे को आना है। सबसे पहले मैं ये वाला हाथ हटाऊंगा, फिर इसको मैं स्विंग कराते हुए ऊपर लेके आऊँगा और इसको नीचे लेके आ जाऊँगा। तो ये थी हमारा उष्ट्रासन, द कैमल पोज। कैमल पोज बैक बेंडिंग वाला पोज है। इसमें आपका जो थोरेसिक रीजन है उस पर इस तरह से कर्व आता है। मैंने शुरू में ही बताया था, जब आप पीछे की तरफ मूव करते हैं तो आपका चेस्ट ओपन होता है और दूसरा आपके इसमें इनहेल करते हुए जाना है, जब आप आएंगे तो आपको एक्सहेल करते हुए आना है। तो ये थी कुछ बातें उष्ट्रासन से रिलेटेड। अभी हम दूसरे कुछ आसन देख लेते हैं, जैसे चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज में आप वापस से अपने घुटनों पे आके बैठ जाएंगे इस तरह से वज्रासन की स्थिति में। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, पेल्विक से ऊपर के पोर्शन को ऊपर की तरफ खींचेंगे। अब ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि आपके जो आर्म्स हैं वो आपके कान से इस तरह से मिले रहेंगे। सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे पेल्विक से आगे की तरफ मूव करेंगे, दोनों हथेलियों को इस तरह से ज़मीन पर टिकाएंगे और फिर अपने चिन को ग्राउंड पे रखेंगे। चिन अगर आपका शुरू में नहीं आ पाता, आप अपने फोरहेड से भी ट्राई कर सकते हैं। ध्यान यहाँ पे ये रखना है दोनों आपके नीज मिले रहेंगे। ये होता है शशांक पोज, शशांक द चाइल्ड पोज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से आगे की तरफ मैं जैसे पुश कर रहा हूँ, एक होता है ये ढीला हाथ, एक होता है कि मैं आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, शोल्डर को मैंने अपने प्रेस किया डाउनवर्ड ग्राउंड की तरफ। ये थी स्थिति फाइनल। अब फिर हाथों का सपोर्ट लेते हुए थोड़ा सा ऊपर उठूँगा, सांस भरते हुए ऊपर आऊँगा, हथेलियों को वापस मैं नीचे लेके आ जाऊँगा। अभी हम करेंगे स्टैंडिंग पोस्चर्स। तो स्टैंडिंग पोस्चर में आने के लिए आप इस तरह से आके खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे आप जब खड़े हुए तो इसको बोलते हैं आप समस्थिति। समस्थिति का मतलब ये होता है कि आपके दोनों पैर मिले रहेंगे, एड़ियाँ मिली रहेंगी, घुटने मिले रहेंगे, हाथ इस तरह से आपके थाई के पैरेलल रहेंगे, कंधे ढीले रहेंगे, चेस्ट ओपन रहेगा। ये स्थिति है समस्थिति। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है आपका पाम ट्री पोज। पाम ट्री पोज मैं आपको एक बार बता देता हूँ किस तरह से हम इसको करते हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को धीरे 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 ऊपर उठाएंगे, ताड़ासन में हम जा रहे हैं। पाम पोज को हम ताड़ासन बोलते हैं। ताड़ासन इसलिए क्योंकि ताड़ का मीन्स संस्कृत मीनिंग जो है वो है पाम। पाम को मतलब संस्कृत में ताड़ बोलते हैं। इस तरह से हाथ यहाँ तक आगे लेवल तक अपने इसको पाम को ऊपर की ओर फेस किया, अपने पेल्विक को अंदर की तरफ रोल किया, एडजस्ट किया। एक होता है कि आप इस तरह से खड़े हो तो वो स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये वाली स्थिति अच्छी है कि आपने थोड़ा सा अपने पेल्विक को रोटेट किया, सही किया। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, ताड़ासन में जा रहे हैं हम। अब इस स्थिति में जब आप आ जाएंगे तो दोनों आपकी फिंगर को लॉक कर लेंगे। फिंगर को लॉक करने के बाद आपकी हथेलियों को ऊपर की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे। आपके कोहनी और घुटने मुड़ने नहीं चाहिए कभी भी। दोनों हाथ आपके कान से मिले रहेंगे, हथेलियां आसमान की तरफ देखती हुई। ये आपकी फाइनल स्थिति है। अब इस स्थिति में आने के बाद ताड़ासन में क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले अपनी एड़ियाँ उठानी होती हैं इस तरह से। एड़ियाँ उठाने के बाद आपको अपने एंकल, फिर आपको अपनी नी, फिर आपको पेल्विक, शोल्डर इस तरह से ऊपर की ओर खींचना होता है। जब आप एक बार पूरा खींच लेंगे उसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस हाथों को नीचे कर लेंगे। फिर एक और बार हम इसको देखेंगे, सांस भरते हुए पूरा ऊपर की ओर खींचेंगे। योग में हमेशा सांस प्रश्वास इसका हमको हमेशा ध्यान रखना होता है, इसीलिए योग थोड़ा डिफरेंट होता है और जल्दी वर्क करता है। वापस हम आएंगे, एक लास्ट राउंड और मैं करके दिखाऊंगा।
सांस भरते हुए, दोनों हाथ ऊपर, हथेलियाँ ऊपर, इस तरह के आसन में आप आएंगे। और फिर वापस नीचे। जब आप ऊपर गए इस तरह से, तो आपने एक तो पूरा स्ट्रेच किया, दूसरा आप सामने किसी एक पॉइंट की तरफ कंसंट्रेट करेंगे। जब आप पॉइंट के पास कंसंट्रेट करेंगे तो आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होगा, आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो एक्टिवेट होगा, तो इससे आपको रिलीफ मिलेगा। अब ये था अपना ताड़ासन की फाइनल स्टेज। इसमें से आते कैसे हैं? जैसे हम इसमें गए, पहले हमने एड़ियों को रखा, ढीला किया पूरे शरीर को, एड़ियों को ज़मीन पर, फिंगर को अनलॉक करेंगे। अब धीरे से आप ध्यान रखेंगे बीच में कि आपका पेल्विक एडजस्ट रहे। धीरे धीरे अपने हाथों को लेके आएंगे नीचे, कंधे के समान जब आ जाएंगे तो उसकी दिशा चेंज कर देंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आप सम स्थिति में आ जाएंगे। तो ये था ताड़ासन। ताड़ासन का जो फ़ायदा ये है कि ये स्पाइन को पूरा वर्टिकली खींचता है। वर्टिकली खींचने से क्या होता है कि जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है उनकी हाइट बढ़ने लग जाती है, तो ये उनके लिए बेनिफिशियल है। इसके और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपके घुटने, आपके एंकल, ठीक है, आपके पेल्विक, तो इसको भी नॉरिशमेंट मिलता है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपके थाइज मसल ये भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अभी हम इसके बाद का जो नेक्स्ट है वो करेंगे त्रियाक ताड़ासन। तो त्रियाक ताड़ासन में क्या होता है कि हम ताड़ासन की स्थिति में जाएंगे। सबसे पहले धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाएंगे सांस भरते हुए, पैरेलल, इस तरह से या इस तरह से नहीं, या ना इस तरह से भी नहीं, बिल्कुल सीधे कंधे के समान आ जाएंगे। तब हम इस तरह से इसको ऊपर कर देंगे सांस भरते हुए, दोनों हाथ ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिंगर को लॉक करेंगे, पाम को ऊपर की ओर फेस करेंगे। अब क्या करेंगे कि हम अपने साइड की तरफ बेंड करेंगे इस तरह से। देखिए, जितना हो सके आपसे उतना आप जाएंगे, इस तरह से आप जाते जाएंगे। हाथ आपके सीधे रहेंगे, कोहनियाँ नहीं मुड़नी चाहिए, आपको इस तरह से नहीं जाना है, आगे की तरफ नहीं झुकाना है। चेस्ट आपका पैरेलल रहेगा आपके पेल्विक से, मतलब ये एंगल चेंज हो गया, ये सही है। अभी मैंने हाथों को भी सीधा कर रखा है, तो मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा स्ट्रेच आएगा। आप जब इसको करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा स्ट्रेच आएगा इसका। तो यहाँ से साइड ऑब्लिक पे कट्स आने लग जाते हैं। यहाँ पे जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट होता है वो यहाँ से बर्न होने लग जाता है। इस तरह की स्थिति में हम आए, वापस बीच में, फिर दूसरी तरफ हम देखेंगे इसी को। अपने पेल्विक को एडजस्ट करेंगे, अपने शोल्डर को एडजस्ट करेंगे, अपने चेस्ट को ओपन करेंगे, दोनों हाथों को आगे की ओर खींचेंगे इस तरह से। आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस साइड में इस तरह से जब मैं टेढ़ा हूँ तो यहाँ पे मेरे कंप्रेशन आ रहा है, यहाँ पे मेरे एक्सटेंशन आ रहा है। तो जब कंप्रेशन और एक्सटेंशन दोनों होते हैं तो आपके फैट को वो बर्न करता है। इस तरह की स्थिति फाइनल स्थिति हो गई। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और आसन करते रहिए, प्राणायाम करते रहिए। योगा को थोड़ा थोड़ा एफर्ट दे के करना है, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आप एकदम जोर ज़बरदस्ती से करेंगे, नहीं, आराम से। योग जो होता है वो यूनियन करना होता है अपने आप को परमात्मा से। जो आत्मा है उसको परमात्मा से यूनियन करना ही योग होता है। कृष्ण भगवान ने इस तरह की डेफिनेशन दी है उसमें भगवद गीता में। भगवद गीता का जो चैप्टर नंबर 2 उसका वो वर्स 48 है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते मतलब योग जो है वो समता का भाव। समता का भाव मतलब कि आप बुरे समय में घबराएं नहीं और अच्छे समय में लोगों से घमंड नहीं करें। तो ये होता है समता का भाव। आपको अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो आप उसको बस एज अ ऑब्जर्वर आप देखेंगे। आपको नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि हमको सारी चीज़ें मिलें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से हम थे, वापस हम बीच में आए, अपने पाम को नीचे की तरफ फेस किया, फिंगर को अनलॉक किया, धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आए, फेशियल टोन रिलैक्स,
कई बार फेशियल टोन आसन करते समय थोड़ी सी ऐसी टाइट हो जाती है, तो उसको रिलैक्स ही रखेंगे। वापस नीचे। अभी ये त्रियाक ताड़ासन मैंने बताया, तो यहाँ का साइड का फैट जितना भी था वो सब बर्न हुआ। अभी इसी का एक और तरीका होता है, वो हम देख लेते हैं। हाथ को हम अपने लोअर रिब के पास रखेंगे, एक हाथ को हम इस तरह से ले जाएंगे, हथेली को ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ खींचा, कान से हाथ मिला रहेगा, याद रखना। हाथ, इस वाले हाथ को आपने लोअर रिब के पास रखा और आप इस तरह से बेंड करेंगे साइड में, तो आपकी जो बैक मसल्स हैं वो इससे स्ट्रॉन्ग होंगी, आपके जो साइड ऑब्लिक हैं वो इससे नॉरिश होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। वहाँ पे आपको थोड़े टाइम में कट्स नज़र आने लगेंगे। जो आप जिम में जाते हैं तो जिम में पैसा भी दो और साथ में फिर मिला नहीं मिला, उसके बाद दिमाग भी खराब, उससे क्या होता है, रजस गुण आता है। मैं किसी का अपोज नहीं कर रहा, वो अपनी जगह अच्छा है, जिम अपनी जगह अच्छा है, लेकिन योग आसन, योग प्राणायाम, योगा करना अपनी जगह बहुत अच्छा है। तो इस तरह से वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे, हथेली को नीचे, और इस तरह से फाइनल पोस्चर। यही काम अब हम दूसरी साइड भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने राइट हैंड को ऊपर उठाया, शोल्डर के लेवल पे आ जाने के बाद अपने हथेली को ऊपर मूव किया, हथेली को मैं ऊपर लेके गया। हथेली को जब मैं ऊपर लेके गया तो मैंने अपने कान से अपने अंडर आर्म्स या फोर आर्म ये जो बाइसेप है मैंने उसको कनेक्ट कर लिया। हाथ को, हथेली को मैंने इस तरह से रखा कि अंगूठा मेरा पीछे और उंगलियां बाहर की तरफ निकली हुई, और इस तरह से मैंने साइड में ट्विस्ट किया, साइड में बेंड किया। सांस पे नियंत्रण रखें, सांस को देखें अंदर आते हुए जाते हुए, साइड ऑब्लिक पे जो स्ट्रेच आ रहा है उसकी तरफ देखें। पूरा ध्यान अपने शरीर पे, श्वास प्रश्वास पे। वापस आ जाएंगे और इस तरह से हम रिलीज़ कर देंगे। अभी हम करेंगे कटी चक्रासन। तो कटी चक्रासन करने का जो तरीका है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें क्या करेंगे, आप अपने हाथों को सामने की तरफ इस तरह से लेके आएंगे, फिर अपने राइट हैंड को पीछे की तरफ, नीचे की तरफ लेते हुए अपने लेफ़्ट पेल्विक से इस तरह से निकालेंगे। आप देख सकते हैं आपका जो ये लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट पाम है, वो राइट शोल्डर पे आएगा इस तरह से, और फिर दोनों पैरों में थोड़ी सी गैप रहेगा। इस तरह से आप ट्विस्ट करेंगे और राइट हील की तरफ देखेंगे। पेल्विक को ऐसे नहीं करना है, आपका बिल्कुल नॉर्मल रखना है। इस स्थिति में थोड़ी देर रहेंगे, फिर जिस तरह से गए थे उसी तरह से आएंगे। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड रिलीज़ किया, राइट हैंड रिलीज़ किया। अब लेफ़्ट हैंड को राइट पेल्विक की तरफ में लेके गया और राइट पाम को मैंने लेफ़्ट शोल्डर पे रखा। इस तरह से मैंने ट्विस्ट किया और अपने लेफ़्ट हील की तरफ देखा। देख रहा हूँ मैं आराम से। जब भी हम ट्विस्ट कर रहे थे तो ट्विस्ट करते समय हम क्या कर रहे थे, देखिए एक बार, ट्विस्ट करते समय हम इस तरह से गए, सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए। तो ये जो स्थिति होती है आप इसको करेंगे। जब भी आप योग करेंगे, आसन करेंगे तो थोड़ा हंसी खुशी करेंगे। अभी त्रियाक ताड़ासन हमने देखा, त्रियाक ताड़ासन देख लिया, उसके बाद हमने चक्रासन, कटी चक्रासन देख लिया। अब हम क्या करेंगे, वृक्षासन देखेंगे। तो मैंने क्या किया, अपने लेफ़्ट सोल को राइट थाई पे, इनर पोर्शन पे इस तरह से मैंने मैनेज किया। मैंने अपने लेफ़्ट नी को पीछे की तरफ धकेला, पेल्विक को ओपन किया, ग्राउंड मैट के पैरेलल मैंने अपने पेल्विक को रखा है, ठीक है। अब मैंने हाथों को साइड में से निकालते हुए इस तरह से पैरेलल लेके आऊँगा। इनलाइन हो जाएंगे जब शोल्डर के मेरे पाम, तो मैं उसकी डायरेक्शन चेंज कर दूंगा एज़ यूजुअल। उसके बाद सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे
जब ये दोनों हाथ ऊपर की ओर उठ जाएंगे तो ऊपर की ओर हम खींचेंगे। अब किसी एक पॉइंट की तरफ हम कंसंट्रेट रखेंगे। किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट रखने का मतलब ये है कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा उससे। तो ये रिलैक्सिंग में भी आ गया और दूसरा ये बैलेंसिंग में भी आ गया। तो आप जब भी बैलेंसिंग करते हो तो बैलेंसिंग तभी हो सकती है जब आपका माइंड रिलैक्स हो, तब आप इसको करेंगे। इस तरह से पूरा ऊपर खींचेंगे। अब जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है, उनको ये नहीं करना है। उनको क्या करना है, इस तरह से नमस्कार मुद्रा, जिसको हम अंजलि मुद्रा कहते हैं, इस वाले आसन में इस तरह से हम रहेंगे कुछ देर तक, एक पैर पर टिके रहेंगे। इसको वृक्षासन कहते हैं। वृक्षासन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये वृक्ष के जैसा दिखता है। हमको इतना स्टेबल होना है, इतना अपने माइंड को स्टेबल कर लेना है कि जब भी आंधी आए, तूफान आए तो हम डगमगाए नहीं, इतने अंदर से स्ट्रांग हो जाए। तो मेंटली स्ट्रांग बनाना ही इसका लक्ष्य होता है, इसीलिए इसको वृक्षासन कहा जाता है, द ट्री पोज। तो ये था ट्री पोज। अभी मैं इसको थोड़ी देर 2 मिनट 3 मिनट एज पर योर कैपेसिटी आप इसको होल्ड करेंगे, बाद में अपने पैर को रिलीज़ कर देंगे। सेम चीज़ आप लेफ़्ट लेग से करेंगे। लेफ़्ट लेग पे पूरी बैलेंसिंग रखेंगे, तो इससे आपका जो घुटना है वो मजबूत होगा। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि आपको आपका सोल ऐसे घुटने पे नहीं रखना है। लोग क्या करते हैं, इसको घुटने पे रखते हैं। घुटने पे अगर आप रखेंगे तो घुटने में दर्द होगा। नीचे इस तरह रखना नहीं है। तो कहाँ रखें, जगह कहाँ बची, सिर्फ आपके इनर थाई पे। ठीक है, इस तरह की स्थिति में आप रहेंगे थोड़ी देर। यहाँ पे अगर आप आँख बंद करके स्टेबल रह सकते हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैं देख सकते हैं आप कि कोशिश कर रहा हूँ, बाद में मैंने आंखें खोल ली, मैंने सिर्फ एक पॉइंट पर कंसंट्रेट किया। इस तरह की स्थिति में मैंने अपने शोल्डर को रिलैक्स रखा, ढीला रखा। ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं, बिल्कुल इस तरह से। फेशियल टोन को रिलैक्स, समता का भाव। अभी मैं इसको धीरे से रिलीज़ कर दूंगा। तो ये था हमारा वृक्षासन के बारे में।